नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 11 के 13वें अध्याय, वैसे तो पद्य रूप में चौथा अध्याय है, लेकिन कुल मिलाकर के ये 13वां अध्याय है। और इसमें हम लोग आज कवि परिचय के रूप में रीतिकाल के एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि को लेते हैं। जी हाँ, आज के जो कवि हैं वो हैं पद्माकर। रीतिकाल के बड़े ही महत्वपूर्ण कवियों में हैं। जैसा हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हिंदी साहित्य में 4 काल हैं, और इन 4 कालों में पहला जो काल है वो आदिकाल है, दूसरा काल भक्ति काल है, और तीसरा काल रीतिकाल है, और चौथा जो है वो आधुनिक काल है। तो हम लोगों ने 2 कवि जो भक्ति काल के लिए, उसमें से एक तो निर्गुण का है जो कबीर हैं, दूसरे सगुण के जो सूरदास जी, तीसरे कवि के रूप में हम लोगों ने देव के बारे में पढ़ा जो कि रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, और चौथे जो कवि हैं आज हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं ये भी रीतिकाल के हैं और रीतिकाल की रीतिबद्ध धारा के ही हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, देव का परिचय देते समय आपको बताया था कि रीतिकाल की 3 धाराएं हैं, एक रीतिबद्ध है, एक रीति मुक्त है, और एक रीति सिद्ध है। तो जो श्रृंगारिक अलंकारिक परंपरा को अपना करके चले वो रीतिबद्ध रहे। जो इस श्रृंगारिक काल को श्रृंगारिक और अलंकारिक रीति को ना अपना करके और स्वच्छंदतावादी जो कविताएं उन्होंने लिखी वो रीति मुक्त रहे हैं। और जिन्होंने क्या है कि केवल एक ग्रंथ के माध्यम से ही इन सब का मिश्रित रूप ला करके रख दिया, वो कवि जो हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं। और उनमें रीति सिद्ध कवियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो बिहारी जी का आता है। खैर, हम बात कर लेते हैं देव जी की, जो कि रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि रहे हैं। ये बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी हुआ करते थे, और इनके जो परिवार में भी क्या है, कविता में माहौल था, कवित्व में इनका परिवार का वातावरण था। इनके पिता के साथ साथ कुल के दूसरे लोग, जो परिवार के दूसरे लोग हैं, वो भी कवि रहे हैं। और इनके इसी कारण जो है इनके वंश का नाम जो है कवीश्वर पड़ा था। तो ये जैसा हम पहले भी ये बात जानते हैं, पहले हम चर्चा कर भी चुके हैं कि रीतिकाल का जो अधिकतर काव्य है उसका संबंध जो है वो दरबारों से रहा है, दरबारी परिवेश जो है रहा है, और दरबारों में रह करके ही कवि जो हैं वो कविता किया करते थे। तो इनका संबंध भी अनेक राज दरबारों से रहा है। और लेकिन सबसे ज़्यादा इनको जो प्रसिद्धि मिली वो बूंदी राज परिवार से मिली, और बूंदी राज परिवार के ओर से इनको बहुत अधिक सम्मान भी दिया गया और दान भी दिया गया। और पन्ना महाराज ने इनको कई गांव जो इनको दान में दिए थे। जयपुर के नरेश ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि भी प्रदान की थी, और साथ ही साथ कविराज शिरोमणि उपाधि के साथ साथ इनको जो है एक जागीर भी इनकी थी। ये इनका हम सीधी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग जो है वो इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि हिम्मत बहादुर बिरुदावली, इसके अलावा पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। जगत विनोद भी बहुत प्रसिद्ध रही है। इसके अलावा हिम्मत बहादुर बिरुदावली वो भी बहुत प्रसिद्ध रचना रही है। पद्माभरण भी अलंकारिक एक अच्छी रचना इनकी रही है। पद्माकर की बात करें तो पद्माकर ने सजीव मूर्त विधान करने वाली कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। यानी जो इनकी कल्पना रही है वो मूर्तता को लेकर के रही है, और प्रेम और सौंदर्य का इन्होंने बहुत शानदार चित्रण किया है। मार्मिक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हृदय को छू जाती है, जो मर्म को छू जाती है, वही मार्मिक होता है, और इनमें ये इन्होंने बड़ा शानदार चित्रण किया है।
इसके अलावा इन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति को भी बड़ी तरजीह दी है, प्राथमिकता दी है। बहुत जगह पर इन्होंने लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया है। और ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भाव की अनुभूतियाँ होती हैं, भाव की अनुभूतियाँ होती हैं, सूक्ष्म को भी इन्होंने किस रूप में लाकर कर दिया है, मूर्त रूप प्रदान कर दिया है, हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, वो मूर्तिमान कर देते हैं। इन्होंने जैसा दूसरे रीतिकाल के कवियों ने प्रकृति के चित्रण किया है, वैसे ही क्या है, ऋतु वर्णन में इन्होंने इनका जो ऋतुओं का जो इन्होंने वर्णन किया है उसमें जीवित करके रख देते हैं, उसमें जीवटता है, जीवंतता है, और साथ ही साथ उसमें चित्रात्मकता भी है, वो दर्शन भी इनके हो जाते हैं। इसके अलावा जो रीतिकाल के कवियों की विशेषता भी रही है कि जो इनका जो अलंकार वर्णन है वो बहुत शानदार रहा है, और इतना शानदार रहा है कि इनके जो परवर्ती कवि हैं, यानी पद्माकर जी के बाद के जो कवि रहे हैं, उन कवियों के ऊपर भी क्या है, इनका प्रभाव पड़ा है। तो इसका मतलब है कि इनकी अलंकारिकता बहुत शानदार रही है। इसके अलावा क्या है, इनकी भाषा जो ब्रज भाषा में लिखी है इन्होंने, भाषा जो है बड़ी सुव्यवस्थित रही है, और उसमें प्रवाहात्मकता है, उसमें कहीं टूटन महसूस नहीं होती है, सरसता है, सरलता है। ब्रज भाषा का मैंने आपको बताया कि ब्रज भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। और इन्होंने जो काव्य शास्त्र की बात कर लेते हैं तो जो काव्य गुण हैं उनका निर्वाह भी इन्होंने अपने अनेकों छंदों में किया है। इसके अलावा पहले ही बताया कि प्रवाहात्मकता है इनकी भाषा में, इनके काव्य के अंदर। तो प्रवाहात्मकता है तो निश्चित रूप से उसमें गतिमयता है, तभी वो प्रवाहित है, गतिमयता है, प्रभावपूर्णता है। और इसके अलावा क्या है, इन्होंने जो छंद लिखे हैं ज़्यादातर उस निर्वाह का पालन करते हुए उसमें सवैया है और कवित है, इनके ऊपर इन्होंने बड़ा विशेष लिखा है। कवित्व और सवैया छंद के ऊपर इनका प्रभाव बहुत रहा है, बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा, अधिकारपूर्वक इन्होंने लिखा है। और जैसा जो है सवैया और कवित्व पर इन्होंने लेखनी चलाई है, वैसा दूसरे बड़े दुर्लभ कवि हैं जिन्होंने ऐसा लिखा हो। जो भाषा की बात करें तो भाषा के अंदर इनको चित्रात्मकता है, ध्वनि चित्रों को अनुप्रास के माध्यम से बड़ा शानदार रूप से ये चित्रित कर देते हैं। बहुत अनोखा है वो इनकी लेखन की जो शैली है, बड़ी अद्वितीय है इनकी। हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर कवि ने पहले कवित्व में है, कवि ने प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है, और प्रकृति का संबंध विभिन्न ऋतुओं से भी रहा है, और बसंत ऋतुओं का राजा है। बसंत के आगमन पर प्रकृति है, विहग है यानी पशु पक्षी, और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं उसका वर्णन क्या है, इन्होंने अपने कवित्व के अंदर किया है। और दूसरे कवित्व में क्या है, इन्होंने गोपियों की जो है लोक निंदा है, और सखी समाज की परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में वो डूबना चाहती हैं। और अंतिम जो कविता है उसके अंदर वर्षा ऋतु के सौंदर्य और भंवरों के गुंजार का, मोरों के शोर और सावन के झूलों का बड़ा आकर्षक, और मेघों के बरसने का भी कवि ने प्रेम को बरसते हुए देखते हुए अपनी उन्होंने रचना लिखी है। तो इस प्रकार हमारा कवि परिचय के अंदर जो है आज पद्माकर के बारे में हमने जान लिया है, और कल हम मतलब आने वाले भाग में हम लोग क्या है इनके जो अपने पाठ्यक्रम में जो 3 कविता हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया।